राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है, हम एक दूसरे के दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है, कभी सोचा ही ना था। हर नवविवाहिता ऐसा ही महसूस करती होगी। तन्मय मुझे दुनिया के सबसे खूबसूरत और समझदार इंसान नजर आते हैं। तो माँ जी संसार की सबसे अच्छी व सुलझी हुई सास। दुनिया मानो इनके इर्द गिर्द सिमट सी गई थी। लेकिन हनीमून से लौटकर तन्मय जब ऑफिस में व्यस्त हो गए, तो मुझे यह तिलिस्म टूटता सा लगा। इकलौती लाडली नई बहू से माँ जी अभी घर का काम नहीं कराना चाहती थी। मैं ही जबरदस्ती हर काम में उनका हाथ बटाने का प्रयास करती थी। पर 11 बजते बजते सब काम भी समाप्त हो जाता। माँ जी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती और मैं कोई ना कोई पुस्तक लेकर के बैठ जाती। पर रोज रोज नई नई पुस्तक भी कहाँ से मिलती। मेरी मनः स्थिति माँ समझ गई। शिल्पी बेटी, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना। अंबेडकर सर्किल पर एक बड़ी सी सेंट्रल लाइब्रेरी है। तुम उसकी सदस्य बन जाओ। तुम जब जाना चाहो जा सकती हो। घर के कामों की चिंता बिल्कुल भी मत करना। वहाँ पर तुम पत्र पत्रिकाएं उपन्यास आदि पढ़ सकती हो। इशू भी करवा सकती हो। मुझे उनका सुझाव बहुत ही पसंद आया। अगले ही दिन मैं उस लाइब्रेरी की सदस्य बन गई। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत कम लोग ही वहाँ आते जाते थे, खासकर दिन के समय। शायद आज का कल्चर ही कुछ ऐसा हो गया है। लोगों की अच्छा साहित्य पढ़ने में रुचि ही नहीं रही है, या उनके पास समय का अभाव हो गया है। 8-10 घंटे की नौकरी करने के बाद इंसान या तो परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहता है, या उसे कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट, जिम, रेस्टोरेंट आदि नजर आते हैं। मेरे और सुदर्शन जी जैसे पिछड़े लोग अब कम ही बचे हैं, जिन्हें प्रतिदिन 4 से 5 घंटे कुछ पढ़े बिना चैन ही नहीं मिलता। ओह, सुदर्शन दी से तो परिचय कराना ही भूल गई। लाइब्रेरी में आने वाले शायद वे सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, लेकिन लगता था उम्र उन्हें बस छू कर निकल गई है। एकदम चुस्त दुरुस्त, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा। राजनीति से लेकर मौसम विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक, हर विषय पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि किसी भी विषय पर वे घंटों बात कर सकते थे। लगभग रोज ही हमारी मुलाकात हो जाती थी। वे भी दिन के समय ही लाइब्रेरी आना पसंद करते थे। शाम का समय उनका पार्क में सैर करने का होता था। लाइब्रेरी वे पैदल ही आते थे। लौटते वक्त उनका बेटा उन्हें कार से लेने के लिए आ जाता था। वह ऑफिस से लंच के लिए घर जा रहा होता था। तन्मय चूंकि ऑफिस में ही लंच लेते थे, इसलिए मुझे भी दिन में लाइब्रेरी आना ही सूट करता था। शाम को मैं डिनर की तैयारी करके तन्मय का इंतजार करती थी। फिर माँ जी के सैर से लौटते ही मैं और तन्मय कहीं घूमने के लिए निकल जाते। उस दिन मैं और सुदर्शन अंकल लगभग साथ ही लाइब्रेरी से बाहर निकले। उन्होंने प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन इशू करवाया था, और उसी के बारे में वह बता रहे थे। धूप बहुत तेज हो गई थी। कुछ देर तक इंतजार के बाद भी उनका बेटा नहीं आया, तो मैंने उन्हें अपनी कार से ही छोड़ने का प्रस्ताव रखा। अरे नहीं, पास ही तो घर है। मैं तो वैसे भी पैदल ही आना जाना पसंद करता हूँ। पर सुदेश मानता ही नहीं है। कहता है कि इस वक्त ज्यादा धूप हो जाती है। मैं लंच में घर आता ही हूँ, आपको भी लेता आऊँगा। ठीक ही तो कहते हैं। चलिए, आज मेरे संग चलिए। इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगी। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं से मुझे मिलवाया। दोनों मुझसे उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी। वे बड़े प्यार से मुझसे मिली। बड़ा बेटा ऑफिस गया हुआ था और बच्चे स्कूल। हम बातें कर ही रहे थे, तभी सुदेश जी भी आ गए। वे मीटिंग में लेट हो गए थे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं यह कहते हुए उठ खड़ी हुई कि माँ जी इंतजार कर रही होंगी। रास्ते में भी उन्हीं सब के बारे में सोचती रही। अपने हंसते खेलते भरे पूरे परिवार में मुझे विधुर सुदर्शन जी पूर्णतः संतुष्ट नजर आए। मुझे बेटी बेटी कहते उनकी जुबान नहीं थक रही थी। सुदेश जी ने तो कह ही दिया था, पापा के जीवन में एक कमी थी बेटी की, वो भी आपने पूरी कर दी। पुस्तकों के संग मेरा वक्त वाकई बहुत अच्छा गुजर रहा था, और इसके लिए मैं माँ जी की दिल से शुक्रगुजार थी। एक दिन मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ उतर रही थी, तो नीचे कार में इंतजार कर रहे सुदेश जी मेरी ओर बढ़े। अंकल, शायद कोई किताब इशू करवा रहे हैं, अभी आते ही होंगे, कहकर मैंने आगे बढ़ जाना चाहा। लेकिन उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वे बोले, जी कहिए। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था। यहाँ पापा के साथ कोई महिला भी होती है क्या। महिला? मैं?
अरे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। कोई पापा की उम्र की महिला, वे उनके साथ लगभग रोज शाम की सैर पर होती हैं। लोगों ने उन्हें घुल मिलकर बातें करते, एक आध बार आइसक्रीम खाते हुए भी देखा है। नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई भी महिला नहीं आती। अंकल के मुंह से कभी किसी का जिक्र भी नहीं सुना है। समझ में नहीं आता कि इस उम्र में पापा को ये सब क्या सूझी है। पूछें भी तो कैसे। आप प्लीज उनसे इस बारे में बात करके देखिए ना। आपको तो वे बेटी की तरह मानते हैं। हाँ, पर मुझसे यह नहीं होगा। प्लीज यह काम आप ही कर सकती हैं। हम सभी पर बड़ा एहसान होगा आपका। पापा आ रहे हैं, अब आप जाइए। असमंजस में मैं घर लौट आई। 2 दिन ऊहा-पोह में बीत गए। मैं कुछ नहीं पूछ पाई। तीसरे दिन सुदेश जी ने फिर से रोक लिया। मैंने असमर्थता जताई तो वे अनुनय विनय करने लगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अगले दिन मैंने बातों का सिरा पकड़ते हुए पूछा, आपका वक्त तो पोते पोतियों घर परिवार के साथ खूब आराम से गुजर जाता होगा ना अंकल। शाम को क्या करते हैं? शाम को पार्क में सैर करने के लिए चला जाता हूँ। बच्चों को झूलते खेलते देखता हूँ। हम उम्र साथी भी मिल जाते हैं। उनके संग बातों में कब समय गुजर जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। एक हम उम्र महिला तो लगभग रोज ही मिल जाती है। अच्छा, क्या बातें होती हैं उनसे? मैंने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा। आखिर मैंने सिरा खोज ही निकाला था। मेरी सफलता का उत्साह मेरी आवाज से छलक पड़ रहा था। अरे तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे हम कोई डेट पर मिलते हैं। हाँ हाँ, अब कोई प्यार मोहब्बत की बातें तो करते नहीं, बस जनरल बातें ही होती हैं जो इस उम्र के लोग करते हैं। वह अपने घुटनों और कमर के दर्द का जिक्र करती है तो मैं उसे कोई ना कोई आयुर्वेदिक दवा सुझाता हूँ। वह मुझे डायबिटीज के लिए करेले का जूस, मेथी दाने का पाउडर आदि घरेलू उपाय सुझाती है। कभी हमारे जमाने की चर्चा छिड़ जाती है, तब यह होता था, वो होता था। 2 आने में इतनी शक्कर, इतनी सब्जियां आ जाती थी, हम तो सब्जी रोटी के अलावा और कुछ समझते ही नहीं थे। और आज के बच्चे पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, मंचूरियन जाने क्या-क्या खाते हैं। कभी कपड़ों की तुलना करने लग जाते हैं, तो कभी टीवी सीरियल्स पर चर्चा। ढेर सारे विषय हैं और ढेर सारी बातें। अंधेरा घिरने लगता है, पर बातें खत्म नहीं होती। अब बातें तो बच्चों से भी होती हैं, तुमसे भी होती हैं, पर बुरा मत मानना, अपनी उम्र के लोगों से बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक जैसी समस्याएं, एक जैसी खुशियां, सब कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम एक दूसरे के दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। सामने वाले के पास हमारी बात को सुनने का वक्त है। वह हमें गंभीरता से ले रहा है। इस उम्र में यह एहसास ही खासा सुकून देने वाला है। अंकल थोड़ा भावुक हो गए थे। तो मैंने बात समाप्त करनी चाहिए। अच्छा लगा अंकल आपके एहसास, आपके साथी के बारे में जानकर। हम बातें करते करते लाइब्रेरी से बाहर आ गए थे। तभी एक कुल्फी वाला आ गया। अंकल ने उससे 2 कुल्फियां खरीदी, एक मुझे पकड़ाई, दूसरी खुद खाने लगे। एक बार उन्हें भी मैंने ऐसे ही कुल्फी खिलाई थी। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे चाट खिलाई। मतलब कल मुझे आपको चाट खिलानी है। मैंने हंसते हुए कहा, तो अंकल भी हंसी में शामिल हो गए। सुधे जी को ये सब बातें बताते हुए मैंने एक तरह से उन्हें लताड़ ही डाला। आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास है, अपने पिता पर नहीं। एक एक विधुर विधुर बुजुर्ग बुजुर्ग इंसान इंसान का का अपने किसी हमउम्र से बात कर हंसी खुशी के 2 पल बिताना भी आपको अखर गया। कितनी तुच्छ सोच है आपकी। वे बेचारे शर्मिंदा होते हुए माफी मांगने लगे। सुदर्शन अंकल के प्रति मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई थी। 2 दिनों के लिए माँ जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो मैं भी लाइब्रेरी नहीं जा पाई। पहली बार अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली थी। मुझे आटे दाल का भाव पता लग गया। पहली बार लगा कि माँ जी कैसे इस उम्र में भी सब कुछ संभाले हुए हैं। तीसरे दिन लाइब्रेरी पहुंची तो जाते से ही अंकल ने घेर लिया कि 2 दिन कहाँ गायब हो गई थी। इधर वो सैर वाली साथी भी नदारद है। मैं तो बोर हो गया था। अच्छा देखो, बुक्स का नया स्टॉक आया है। आशापूर्णा देवी की पूरी सीरीज है। ये तो मैंने पढ़ ली है, तुम ले जाओ।
बहुत अच्छा लिखती है। पढ़ने बैठोगी तो उठने का मन ही नहीं करेगा। सचमुच में यही हुआ। शाम को माँ जी के सैर पर निकलने के बाद पुस्तक लेकर बैठी तो उठने का मन ही नहीं हुआ। वह तो मेरी खास सहेली पूनम आ गई। वरना तो पूनम ने मेरे कानों में जो खुसर-पुसर की तो मेरे तन बदन में आग लग गई। माँ जी सैर के बहाने रोज किसी से मिलती हैं, उसके संग घंटों गुजारती हैं, खाती-पीती और सैर-सपाटा करती हैं। कहते हुए दुख तो बहुत हो रहा है शिल्पी, पर तेरी खास सहेली हूँ, इसीलिए छुपा कर भी नहीं रख सकती। मैंने अपनी ही आँखों से देखा है। धीरज रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तन्मय जी से बात कर और स्थिति को संभाल ले। मेरी ज़रूरत हो तो बताना, बात हम दोनों तक ही रहेगी। ये मेरा तुझसे वादा है। मैंने अपने पति तक को नहीं बताया है। पूनम देर तक मुझे सांत्वना देती रही। दुख और अपमान से मेरे आंसू निकल आए थे। कहाँ कमी रह गई थी हमसे माँ जी की देख-रेख में, जो आज ये सब कुछ देखना सुनना पड़ रहा है। मैं तो नौकरी भी नहीं करती, लगभग पूरा ही दिन माँ जी के साथ रहती हूँ। तन्मय भी थके-माँदे लौटने के बावजूद रात का खाना माँ जी के साथ बतियाते हुए ही खाते हैं। उनके कमरे में अलग से टीवी लगवा रखा है कि जहाँ वे अपनी पसंद के प्रोग्राम देख सकें। रिश्तेदारों से भी मिलने-मिलाने ले जाते रहते हैं। फिर माँ जी क्यों इस उम्र में हमें नीचा दिखाने पर तुली हुई हैं। रोष, अवसाद, खिन्नता, नाराज़गी के मिले-जुले भाव मेरे मन में उमड़ रहे थे। पूनम को विदा करके मैं वापस घर के अंदर जा नहीं पाई। गहरी सोच में डूब गई। वहीं पोर्च में ही चहलकदमी करती रही। मैं बेसब्री से तन्मय का इंतजार कर रही थी। मन में घुमड़ता ज्वालामुखी फूटने को बेताब हो रहा था। तभी एक ऑटो आकर रुका। उसमें से एक सज्जन उतरकर अंदर बैठी महिला को सहारा देकर उतारने लगे। हल्का अंधेरा घिर आया था, इसलिए कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं तेजी से चलकर गेट तक आई। आगंतुकों से नजर मिली तो हतप्रभ रह गई। जुबान तालू से चिपक कर रह गई थी। अरे शिल्पी बेटी, तुम यहाँ रहती हो? वाह क्या संयोग है। सुधा जी, आपने कभी बताया ही नहीं कि मेरी शिल्पी बिटिया ही आपकी लाडली बहू है। देखो आपकी चिंता में कैसे अंदर बाहर हो रही है। सुदर्शन अंकल माँ जी को सहारा देते हुए अंदर ला रहे थे और माँ जी हैरानी से हम दोनों को देख रही थी। अब मुझे होश आया कि क्या हुआ माँ जी को। मैं बाहर लपकी। सैर करते हुए पाँव में कोई कांच का टुकड़ा अंदर तक घुस आया था। डिस्पेंसरी से ड्रेसिंग करवा ली है। अब ठीक है, तुम चिंता मत करो। कुछ दिन आराम करेंगी, ठीक हो जाएंगी। पर हाँ, तब तक मुझे अकेले ही सैर करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, माँ जी का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए मैं उन्हें अंदर लाने लगी। विश्वास, श्रद्धा और आदर का पहाड़ फिर से सिर उठाने लगा था। लेकिन एक प्रश्न अभी भी मन को कचोट रहा था। इंसान की सोच इतनी तुच्छ क्यों होती है? जिस बात के लिए मैं सुदेश जी को कुछ दिन पहले फटकार कर आई थी, आज वैसी ही घटिया सोच मेरी खुद की थी। वह भी किसी के कहने के कारण। क्यों नहीं मैंने अपनी सहेली पूनम को उसी वक्त मुंहतोड़ जवाब दिया था कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ जी के बारे में ऐसी बातें करने की। बहुत शर्मिंदगी हो रही थी मुझे अपनी ऐसी घटिया सोच के लिए, और मैंने मन ही मन प्रण ले लिया था कि आगे से अपने मन में इस तरह की घटिया विचार कभी भी नहीं आने दूंगी। चाहे कोई कुछ भी कहे। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।